लोग डिस्कस करेंगे 20 जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर, और जैन का पूरा आएगा 1 to 31 जैन जितना भी होगा अभी सारा आई अपलोड। और करंट अफेयर्स जो है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदर बैंकिंग एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला यहाँ पे करंट अफेयर्स है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21। इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच के बीच में ये एयरफोर्स एक्सरसाइज चलेगा, जो कि चलेगा जोधपुर में। ये याद रखना, ये तुम्हारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा पूछते नहीं है, बट या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि अभी कौन सा एक्सरसाइज हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच के नाम पे। तो उसका नाम था एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, क्योंकि वो जोधपुर में हो रहा है, राइट। एंड तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वन। सेकंड कम्स दी पराक्रम दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन से दिन को मनाया जाता है पराक्रम दिवस? दैट इज़ 23 डे ऑफ जनवरी। तो ये तुम्हारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे ये रिलेटेड है ये आर्टिकल। तो इसको तुम लोग, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ट्राई टू सी टू फ्रॉम दैट पीडीएफ एज वेल। और इसके बाद है माउंट सेमरू। ये अगर एक काम करो तुम, इसका एक बार मैं एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ ये कहाँ पे फॉल आउट करता है, कहाँ पे है इसका मैप का लोकेशन। जस्ट अ सेकेंड। या तो ये वाला है, तुम देखोगे यहाँ पे ये है तुम्हारा माउंट सेमरू। यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी अभी देखी गई है, और ये वैसे बेसिकली रिंग ऑफ फायर है, पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं इस पूरे जोन को, ये वाला जो जोन है। और तुम देखो यहाँ पे इंडोनेशिया का ये पार्ट है, और ये तुम्हारा इंडिया है यहाँ पे। तो ये याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में अगर तुम देखो तो अ, किस तरीके से वोल्केनो इरप्ट हुआ है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए, बस ये बात याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब बात करते हैं एडिटोरियल पॉइंट ऑफ, जो हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पॉइंट है हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो यहाँ पे हालांकि पूरा न्यूज़पेपर तो इम्पॉर्टेंट ही है, वैसे पढ़ना तो सारा पेज ही चाहिए। जैसे लाइक क्वेश्चन उठता है कि क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, तो मेरा ये मानना है कि सभी कुछ पढ़ो क्योंकि टाइम उतना ही लगता है, और एडिटोरियल पे ज़्यादा फोकस करो, बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी और इससे एक जो तुम्हारा इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज स्किल्स है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप हो जाता है, और वोकेबलरी वगैरह भी अच्छी डेवलप होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको हॉलिस्टिक व्यू रखना चाहिए हर चीज़ों का। तो बेटर गो रीड इन ईच एंड एंटायर पार्ट। वैसे ये जो मैं ला रहा हूँ ये हिंदी सेक्शन ही होगा फॉर द पीपल जिनको थोड़ा लगता है कि हाँ इंग्लिश में इशू है या फिर कुछ ऐसा भी है, बट जो भी है आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना है। हिंदी इज़ जस्ट अ पार्ट की समझने के लिए कि जल्दी से सारा कुछ हम लोग का निपट जाए, राइट। तो यहाँ पे है एक प्लेनेटिव लैमेंट ऑन लिबर्टी दैट रिंग्स हॉलो। यहाँ पे बेसिकली अर्नब गोस्वामी का एक केस है, जो कि उसको जब अभी जस्टिस ऑफ बेल मिला था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो वो यहाँ पे एक पॉइंट रखा गया है। और उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब का पॉइंट यहाँ पे तुम रिलेट कर सकते हो उसको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे तुम अगर देखोगे कि इसमें कुछ आर्टिकल्स ऐसे लिखे हुए हैं, जैसे भीमा कोरेगांव का केस था, राइट, तो उसमें बोला गया कि उसको नहीं मिला था जस्टिस। उसके बाद अगेन यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये उठता है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो कश्मीरीज को जो अभी फंडामेंटल राइट्स डिनाई किया गया था वो भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ पे तुम इसको और पढ़ना तो यहाँ पे देखना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भी कर्नाटका में जो इशू हुआ था उसमें भी जस्टिस नहीं मिला है। और एक ग्लेरिंग एग्जांपल ये दिखाया जा रहा है कि जो हाथरस में जो गैंगरेप हुआ था उसमें भी जस्टिस नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि कहीं एक बायस व्यू है सुप्रीम कोर्ट का, और एक यहाँ पे फारूकी का जो अभी हिंदू एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को जो हर्ट किया था इसने, तो हिंदू सेंटिमेंट्स को जो हर्ट किया था इसने, उस पर भी मतलब उसको भी इस आर्टिकल में रिलेट किया गया है। तो ये सारा है इस आर्टिकल में, इमोशंस में नहीं आना है, जस्ट रीड अबाउट दिस। और जो हमें मेन फोकस करना है इस आर्टिकल में, वो हमें फोकस ये करना है कि हमें आर्टिकल्स को रिलेट करना है। लाइक अगर हम इसकी बात करें, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22 का जो यहाँ पे आर्टिकल है तुम्हारा, राइट टू फ्रीडम में जो तुम्हारे 5 हेडिंग्स हैं, राइट। द फर्स्ट वन इज़, एक सेकेंड, हाँ कर्सर काम नहीं कर रहा, ओके।
तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम्स यहाँ पे 5 हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। ये एक बार देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये लक्ष्मीकांत से मैंने पुट ऑन किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से मैंने लिखा है। तो ये लक्ष्मीकांत का आर्टिकल है, एक बार इसको रीड ऑन कर लेना और इसको रिलेट करने की कोशिश करना खुद से। और इसमें कंफ्यूज मत करना, ये बहुत जो अजीब सा लग रहा है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये भी लक्ष्मीकांत का ही है। जब तुम आर्टिकल 21 जब तुम पढ़ोगे तो तुमको वहीं पे ये एक पैराग्राफ मिल जाएगा, और इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ना 2 केसेस है, गोपालन केस और मेनका गांधी केस। और यहाँ पे जो है, जो सबसे पहला केस था गोपालन केस, जो 1950 में हुआ था। तो बेसिकली ये गोपालन साहब थे कौन, और ये मेनका गांधी का क्या केस था। अगर तुम इन दोनों का अगर केस समझ जाओ, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। तो इसमें तुमको प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट, और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट जो लॉ चलते हैं, तो उसके बारे में भी सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा, मैं ये डिस्कस कर देता हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट है। Gopalan case is basically Gopalan. He was a communist leader, and he was detained in Madras jail, right, in under the Preventive Detection Act in 1950. तो और उसने फिर ये कहा था कि मुझे सिविल लिबर्टी चाहिए, तो मुझे मतलब राइट टू इक्वालिटी हैम्पर्ड हुआ है, मुझे जेल भेज दिया गया है। तो उसने मतलब अगेंस्ट द स्टेट ऑफ मद्रास के अकॉर्डिंग उसने पिटिशन फाइल करी, बट नहीं हुआ। वहाँ पे कोर्ट ने डिनाई कर दिया था उस बात को कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे साथ हुआ है सही हुआ है। लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट केस तब आया था जब ये मेनका गांधी केस, बिकॉज बेसिकली सी इज़ अ वुमेन एंड सी वाज अ जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट का काम था कि अब वो अलग अलग कंट्रीज़ में उनको जाना होता था फॉर ऑफिशियल वर्क। तो उसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट वो पासपोर्ट उनका मतलब इशू नहीं हुआ था, राइट। मतलब पासपोर्ट इशू हुआ था, बट पासपोर्ट में उसको मतलब डिनाई कर दिया गया था कि आप नहीं जा सकते हो। तो उसका ये कहना था कि राइट टू फ्रीडम तो मेरा हुआ नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो चीज़ तो मेरा कनेक्ट हुआ नहीं। तो फिर उस केस में यहाँ पे एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट आया था तुम्हारा आर्टिकल 21 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का, कि चलो ठीक है, जो ये तुम्हारा आर्टिकल 21 में ये हो सकता है कि इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट ऑल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ को इंक्लूड किया गया था। हालांकि जब गोपालन केस में हुआ था तो गोपालन केस में ओनली आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन था एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। इसको ना अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें तुमको एक ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा हार्ड एंड वो नहीं करते हैं, मैं बस समझा देता हूँ क्योंकि ताकि पढ़ना तुम्हें ही है सारा कुछ। बट मैं ये समझा देता हूँ ये दोनों में होता क्या है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये बता देता हूँ। देखो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है, जैसे मैंने कोई लॉ स्टैब्लिश कर दिया, राइट, कि तुम्हें राइट से जाना है, राइट। ये मान लो मैंने कोई एक लॉ स्टैब्लिश कर दिया कि तुम्हें राइट से ही जाना है। अब वो राइट से जाना है, वो सही है गलत है, वो कौन देखेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो दैट इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट, कि उस लॉ की वैलिडिटी को चेक करना है कि वो लॉ सही बना है या नहीं बना है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बेसिकली इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये बेसिकली हमें ये बताता है कि हम जो लॉ बनाते हैं तो वो सही है या नहीं है। तो यही मेनका गांधी केस में जो सुप्रीम कोर्ट जब अपना जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था उसने जब एक्सरसाइज किया, जब उन्हें पता चला कि नहीं, जो लॉ एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये था बेसिकली पूरा केस इसके बारे में, राइट। ये वाला पढ़ लेना, ये आर्टिकल 21 में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 34 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चंस बहुत उठते हैं यहाँ पे, यूपीएससी खास करके आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आर्टिकल 21 बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये अब न्यूज़ में आ गया है, तो अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। तो ये हमने देख लिया था। अब एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, और भी एडिटोरियल्स जो भी हैं इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे एक है इंडिया नेपाल रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे तुम एक देख सकते हो, ये ओपन नहीं हुआ अभी। तो इंडिया नेपाल रिलेशन में एक सिटी का नाम बहुत जिक्र हुआ है, वो है झापा। तो वो एक बार इस आर्टिकल में पढ़ना, वो उसको लोकेट करने की कोशिश करना। हालांकि मैं बता दूं सबसे नीचे में सेकंड पैराग्राफ में है, तो यहाँ पे है देखो, इन ईस्टर्न नेपाल झापा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार इस आर्टिकल को पढ़ना और देखना इसमें क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग। जो मेन चीज़ था वो मैंने तुम्हें बता दी, जो क्रक्स था वो मैंने तुम्हें बता दिया, राइट। अब है यहाँ पे तुम्हारा एक और आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, डीप फेक्स। ये बहुत मतलब इसमें मतलब ये है कि देखो, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जस्ट ये 5 से
6 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा, तुम्हें बस मोटा मोटी हर एक चीज़ बता दूंगा कि इसमें करना क्या है, इसमें समझना क्या है। डीप फेक्स बेसिकली जब तुम फेक, जैसे तुमने वो मूवी देखा होगा मिशन इम्पॉसिबल, जैसे उसमें टॉम क्रूज कैसे एक इंसान का फेस पूरा कॉपी करके फिर कैसे लोगों को अपना मिशन को पूरा करता है, तो एक तरीके से वही है डीप फेक्स। डीप फेक्स इज़ ऑल्सो कि हम किसी भी इमेजेस को या फिर किसी भी कोई भी एक वीडियो है या फिर कुछ भी ऑडियो है उसको हम बदलते हैं, और कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेशन, एक तरह से देखा जाए तो मैनिपुलेशन सिक्योरिटी वाइज बहुत एक इशू है। तो ये तुम्हारा डीप फेक से रिलेटेड है, और इसमें फिर ये बोला गया कि हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, जो नीचे यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हम इसको कैसे पूरे प्रोसेस को सही कर सकते हैं कि कल के दिन इसकी वजह से कोई इशू ना आए। तो ये है तुम्हारा बेसिकली डीप फेक्स पे ऊपर। डीप फेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अब अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार देख लेना क्या है। और हाँ, एक था ये अभी जो अभी इलेक्शन जो हुआ था यूएसए में, जो इलेक्शन हुआ था यूएस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आई से दिस नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें तुम्हारा ये जो आर्टिकल है थोड़ा सा अमेरिकन डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो इट्स नॉट दैट मच यूज़, क्योंकि इससे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है, तो हमें उसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इसको बस एक बार रीडिंग अगर मारना है, इफ़ यू हैव टाइम तो देन गो फॉर इट। बाकी और तो कुछ भी नहीं है, और यही 2-3 आर्टिकल्स थे आज के इम्पोर्टेंट। एंड मैंने वो 3 करंट अफेयर्स तुम्हें बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस वाला याद रखना, और एक ये पराक्रम दिवस कब मनाया 23 जैन, और ये तुम्हारा माउंट सेमरू, ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 जैन का है आर्टिकल, और तो ये सब चीज़ था। तो मैंने अगर मैं रिव्यू कर दूं तो ये इंडिया फ्रांस का पराक्रम दिवस, माउंट सेमरू, और आर्टिकल 19, 21, 22, ये सारा एक बार, एक गोपालन केस एंड मेनका केस। तो आज हम लोगों ने ये पूरा एरिया को कवर किया। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम यू हैव टू गो एंड जस्ट नोट डाउन दिस आर्टिकल्स अपने वर्ड्स में, इसको कंपाइल करो, और अपने वर्ड्स में मेन मेन पॉइंट्स लिखो, ज़्यादा हमें नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट्स लिखो जिससे तुम्हें याद रहे। तुम्हें दुनिया जहाँ की बातें नहीं लिखनी है, क्योंकि वो याद रहेगा भी नहीं। एंड आई अंडरस्टैंड कि टाइम ज़्यादा नहीं होता लोगों के पास कंपटीशन के लिए, तो इतना ही लिखो जितना ज़रूरत है, और हद से ज़्यादा लिखोगे तो वो चीज़ याद नहीं रहती है, राइट। तो ऑल द बेस्ट, एंड आई विल कम विथ 21st जैन न्यूज़पेपर रीडिंग एज वेल। और अभी पूरा जनवरी का पूरा 1 से लेकर के जो भी है सारा हम कवर अप करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।